Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic of phenol. और इस फेनॉल टॉपिक के अंदर मैं मेनली आज 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट, जो हम लोग फेनॉल के अंदर कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड पॉइंट, द फेनॉल की क्या क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। दैट मीन्स फेनॉल को जब हम लोग आइडेंटिफिकेशंस करते हैं तो फेनॉल को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द क्वालिटेटिव टेस्ट। एंड थर्ड पॉइंट, जो हम लोग रिसोर्सिनॉल, नेपथॉल एंड क्रिसॉल के स्ट्रक्चर और उसका यूजेस क्या होते हैं वो हम आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले, इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी मैं फ़ेनॉल की 2 वीडियो में बना चुका हूँ जो मेरा चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। और जिस स्टूडेंट्स ने, जो व्यूवर ने मेरा ये फ़ेनॉल की जो 2 टॉपिक जो अभी तक नहीं देखा, नहीं समझा, तो वो प्लीज़ ये 2 वीडियो जो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल के अंदर, ये चैनल के माध्यम से वो आपने मेरा ये वीडियो को देख लें और उसके मन में जो डाउट है उस डाउट को क्लियर कर लें। और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये फिर से याद करवाना चाहता हूँ, जो आपके मन में ये पढ़ाई देखने के बाद, वो समझने के बाद, डिजिटल क्लास को एंजॉय करने के बाद आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। आप मुझे आपका क्वेश्चन और डाउट को मुझे पूछ सकते हो मेरे चैनल की कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये बोलने से पहले मैं और एक बात सभी को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमें सभी को पता है अभी कोविड-19 की एक पैंडेमिक सिचुएशन चालू है। और इस सिचुएशन में मेरा तरफ से ये सभी के लिए रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए। ज़रूरत हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए और घर के अंदर बैठ के ही आप आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखिए बाय थ्रू द डिजिटल क्लास। सो प्लीज़ आप डिजिटल क्लास के माध्यम से आप आपका स्टडी को जारी रखिए और कंटिन्यूस रखिए। और आप मेरा डिजिटल क्लास डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन के माध्यम से आप आपके डिजिटल क्लास को आप एंजॉय कीजिए। सो ये बोलने के साथ ही साथ मैं आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। और पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो फेनॉल के अंदर हम लोग कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो फेनॉल के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फेनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ही बना हुआ है और इसीलिए ऐसा बोला जाता है ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ वेरी पावरफुल एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन फेनॉल ऑकर फास्टर एंड अंडर द माइल्ड कंडीशन देन द बेंजीन। सो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेंगे जो फेनॉल के अंदर हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो फेनॉल के अंदर कौन से टाइप के रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जो फेनॉल के अंदर हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शंस देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं हैलोजन का मतलब क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं हैलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं जो हम लोग ब्रोमीन के साथ जब हम लोग फेनॉल को रिएक्शंस करेंगे तो उस जगह पे हमारा प्रोडक्ट क्या जनरेट होंगे। तो इस जगह पे हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो फेनॉल के साथ हम लोग जो ब्रोमीन को रिएक्शंस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो चुका है पैरा ब्रोमोफेनॉल। और उस जगह पे हमें ये भी याद रखना है जब वो पैरा ब्रोमोफेनॉल जनरेट हो रहा है तो उसका प्रोपोर्शन और उसका परसेंटेज यहाँ पर जनरेट हो रहा है 93%। और इसके साथ ही साथ इस रिएक्शंस में हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड एज एन बाई प्रोडक्ट के हिसाब से जनरेट हो रहा है जब ब्रोमीन फेनॉल के साथ रिएक्शंस कर रहा है। और इस जगह पे हम लोग जानते हैं जो ब्रोमीन यहाँ पर पैरा पोजीशंस पे इसीलिए आ चुका है क्योंकि हम लोग पहले ही ये ऑब्जर्व कर चुके हैं और मैंने पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ जो ब्रोमीन जो होते हैं ये ब्रोमीन पर्टिकुलरली पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इसीलिए ब्रोमीन यहाँ पर पैरा पोजीशन में जुड़ चुका है और जुड़ने के बाद ये पैरा ब्रोमोफेनॉल को ये जनरेट कर चुका है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं ये रिएक्शन से सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल के साथ ब्रोमीन की रिएक्शंस। और इस जगह पे मैं इसे सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फेनॉल के अंदर हम लोग यहाँ पर फ्लोरीन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के हिसाब से प्रेजेंट है और फ्लोरीन यहाँ पर मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे मेटाफ्लोरोफेनॉल बोल रहे हैं। और इसको जब हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो उस जगह पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद ये प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 3 फ्लोरोफेनॉल और इसका प्रोपोर्शन यहाँ पर जनरेट हो रहा है 95% और उसमें जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो बाई प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को देख पा रहे हैं। अभी क्वेश्चन मन में ये जनरेट हो रहा है जो ब्रोमीन यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन, 4 नंबर पोजीशन और 6 नंबर पोजीशन पर ही क्यों अटैक किए, क्योंकि हम लोग पहले ही
डायरेक्टिंग ग्रुप में ऑब्जर्व कर चुके हैं जो ब्रोमीन पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इसीलिए ब्रोमीन यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पर पैरा पोजीशन और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया है और यहाँ पर अटैच हुआ है। अटैच होने के बाद यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 3 फ्लोरोफेनॉल को जेनरेट कर चुका है। अभी जो पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पॉइंट है यहाँ पर सल्फोनेशन रिएक्शंस की। और सल्फोनेशन रिएक्शंस बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ जो सल्फोनेशन रिएक्शंस में जो यहाँ पर जो हम लोग ग्रुप यहाँ पर अटैच करेंगे उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सल्फोहाइड्रिल ग्रुप। तो क्वेश्चन अभी मन में ये जेनरेट हो रहा है जो हम लोग सल्फोहाइड्रिल ग्रुप को बनाएंगे कैसे। तो सल्फोहाइड्रिल ग्रुप को हम लोग बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से। तो जब हम लोग यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल की, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, हम लोग इसे सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इस रिएक्शंस में हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हम लोग देख पा रहे हैं, जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन एंड यहाँ पर 6 नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग इसको काउंट करके देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 2 नंबर पोजीशन एंड यहाँ पर 6 नंबर पोजीशन पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल बोल रहे हैं। और जब इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो यहाँ पर वो सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जनरेट हो रहा है, और सल्फोहाइड्रिल ग्रुप भी पैराडाइटिंग ग्रुप है, और इसीलिए यहाँ पर रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आकर वो सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जुड़ चुका है, और जुड़ने के बाद यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 4 हाइड्रोक्सी 3,5 डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और उसका प्रोपोर्शन हम लोग याद रखेंगे, इसका प्रोपोर्शन यहाँ पर जनरेट होते हैं 69%। उसी तरीके से हम लोग फेनॉल के अंदर नाइट्रेशन रिएक्शंस में ऑब्जर्व करेंगे, और नाइट्रेशन रिएक्शंस में हमें नाइट्रोनियम आयन की ज़रूरत होते हैं। हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के माध्यम से हम लोग यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन जनरेट कर चुके हैं, और नाइट्रोनियम आयन हम लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं जो यहाँ पर वो ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ चुका है। और जब जुड़ चुका है तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा जनरेट हो रहा है 4 मिथाइल 2 नाइट्रोफेनॉल। और जब ये रिएक्शंस हो रहा है पैराक्रिसोल के साथ नाइट्रोनियम आयन हम लोग कर रहे हैं और नाइट्रेशन रिएक्शंस कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोपोर्शन और परसेंटेज जनरेट हो रहा है वो परसेंटेज हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज 73 से लेके 75% यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जनरेट होंगे, और उस प्रोडक्ट के नाम है यहाँ पर 4 मिथाइल 2 नाइट्रोफेनॉल। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो फेनॉल नाइट्रेशन रिएक्शंस भी कर सकता है। उसी तरीके से फेनॉल नाइट्रेशन के साथ हम लोग देख रहे हैं, अभी नाइट्रेशन के साथ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे नाइट्रोसेन भी कर सकते हैं, NITROSATION, ये रिएक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर नाइट्रोसेशन जो देख रहा है, रिएक्शंस देख रहे हैं, वो रिएक्शंस क्या है हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस रिएक्शंस के अंदर हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर 2 नैप्थोल हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की, और ये 2 नैप्थोल यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शंस कर रहा है। जब वो रिएक्शंस कर रहा है, रिएक्शंस करने के बाद ये प्रोडक्ट जो जनरेट कर रहा है वो प्रोडक्ट हमारा जनरेट हो रहा है 1 नाइट्रोसो 2 नैप्थोल। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा जनरेट हो रहा है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर वो 99% प्रोडक्ट की परसेंटेज, दैट मीन्स ये रिएक्शंस करने के बाद रिएक्शंस हमारे यहाँ पर 99% प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं फेनॉल फ्रिल का एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। इस रिएक्शंस को करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट में यहाँ पर ऑर्थोक्रिसॉल ले रहे हैं, और इस ऑर्थोक्रिसॉल के साथ जब हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बन रहा है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल फेनॉल, और इसका प्रोपोर्शन हमारे यहाँ पर जनरेट हो रहा है 63%। जिससे फिनॉल फ्रिल क्रैब एल्काइलेशन कर सकता है, उसी तरीके से फिनॉल फ्रिल क्रैब एसाइलेशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग फ्रिल क्रैब एसाइलेशन रिएक्शंस कर रहे हैं फिनॉल की, रिएक्शंस करने के बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो फिनॉल यहाँ पर 2 प्रोडक्ट को जनरेट कर रहा है। एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर जनरेट हो रहा है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन, जिसका परसेंटेज यहाँ पर हो रहा है 74%, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा जनरेट हो रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन, और जिसके परसेंटेज है यहाँ पर 16%। तो ये जो रिएक्शंस हम लोगों ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व की, जो फिनॉल यहाँ पर सल्फोनेशन रिएक्शंस कर सकता है, नाइट्रोशन रिएक्शंस कर सकता है, हैलोजिनेशन रिएक्शंस कर सकता है, फ्रिल कैब एल्काइलेशन रिएक्शंस के साथ वो एसाइलेशन रिएक्शंस भी कर सकता है। और हर जगह
जगह पे हम लोगों ने देखा जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की परसेंटेज कितना है। तो इसीलिए मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइस है, आप यहाँ पर जो परसेंटेज जो मैंने बोला कितनी परसेंटेज हर एक रिएक्शंस में आपका प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो परसेंटेज भी आप याद रखो, क्योंकि ये परसेंटेज रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं जो फिनॉल की क्या क्या क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। सो जब हम लोग फिनॉल की क्वालिटेटिव टेस्ट हम लोग देखेंगे तो उस जगह पे सबसे कॉमन जो क्वालिटेटिव टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल, उस टेस्ट के नाम है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो हम लोग अभी देख लेते हैं ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट है क्या। So compound with phenolic group will be formed as in blue, violet, purple, green or red brown color by the addition of aqueous ferric chloride, and this reaction can be used as a test for phenolic group. That means इसका मतलब ये हो रहा है ये जो टेस्ट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, ये टेस्ट हम लोग पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशंस फॉर द फिनोलिक ग्रुप। और जब टेस्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आफ्टर टेस्ट के बाद जब हम लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में इसे कलर भी हम लोग देखेंगे। तो इस जगह पे ब्लू, वायलेट, पर्पल, ग्रीन और रेड ब्राउन कलर की प्रोडक्ट जनरेट होंगे और उसके माध्यम से हम लोग जान लेंगे जो यहाँ पर फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है और नहीं है। तो इस जगह पे जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अभी जो डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ जो ये जो दो टेस्ट है, ये जो टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये टेस्ट को हम लोग मेनली दो टाइप के फिनॉल की आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। दो टाइप के फिनॉल की मतलब एक है जो ये टेस्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर वाटर सॉल्युबल फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ये टेस्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल फिनॉल को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए भी। तो हम लोग अभी पहले देख पा रहे हैं दैट इज़ द आयरन 3 क्लोराइड टेस्ट फॉर वाटर सॉल्युबल फिनॉल, क्योंकि मैंने अभी बोला जो हम लोग इस टेस्ट को दो टाइप की फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला जो मैंने बोला वाटर सॉल्युबल फिनॉल, दैट मीन्स द फिनॉल व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, उसको भी आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम लोग फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने बोला जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है फिनॉल, उसको आइडेंटिफिकेशंस के लिए भी हम लोग इस टेस्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस टेस्ट में हम लोग अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं जो इस रिएक्शंस को, इस टेस्ट को हम लोग जो परफॉर्म करेंगे तो हम लोग इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो आयरन क्लोराइड test for phenol is not completely reliable for the acidic phenol but can be distinguished by dissolving the 15 milligram of unknown compound in 0.5 ml of water or water cold mixture, and it should be added with a 2 drop of aqueous solution of iron chloride solution. That means इसको जो मैंने अभी बोला इसको हम लोग इस रिएक्शंस में भी देख पा रहे हैं। जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने फेनॉल लिए और इस फेनॉल के साथ जब हम लोग फेरिक क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं और उस जगह पे जब इस रिएक्शंस को हम लोग पायरिन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर वो कलर कॉम्प्लेक्स को जनरेट कर लेंगे। और इस कलर कॉम्प्लेक्स जो जनरेट करेंगे, इस कलर कॉम्प्लेक्स से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे और बोल पाएंगे जो यहाँ पर फेनॉल है और फेनॉल यहाँ पर नहीं है। क्योंकि ये टेस्ट शुरू करने से पहले ही मैंने यहाँ पर बोला जो टेस्ट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे कंक्लूजन लेंगे। मैंने पहले ही बोला जो टेस्ट के बाद जो ऑब्जर्वेशन आएंगे उस ऑब्जर्वेशन में कलर रेड, ब्लू, ग्रीन और पर्पल कलर के आ सकते हैं। और जब हम लोग ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट यहाँ पर करेंगे तो उस जगह पे आफ्टर द टेस्ट हम लोग यहाँ पर रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन और पर्पल कलर देख पाएंगे और इससे ही हम लोग ये आइडेंटिफाई और ये कंफर्म कर लेंगे जो कंपाउंड के अंदर हमारा फेनोलिक ग्रुप है और नहीं है। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी फेनॉल के लिए है, लेकिन ये टेस्ट उस टाइप के फेनॉल के लिए है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और इसीलिए इसे कैसे परफॉर्म हम लोग करेंगे तो इसे हम लोग देख लेते हैं। सो फॉर वाटर इनसॉल्युबल फेनॉल और लेस रिएक्टिव फेनॉल के लिए ये टेस्ट है, मैंने अभी बोला। और इसको कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी। ए मोर सेंसिटिव टेस्ट फॉर फेनॉल कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्विंग और सस्पेंडिंग 15 milligram of unknown in 0.5 ml of methylene chloride and added the 3 to 5 drop of 1% solution of ferric chloride in methylene chloride, and here we are also be going to be added the pyridine and stearate.
मतलब इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूँ और सिंपल तरीके से बोलूँ तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हमें अननोन सब्सटेंस लेना है। उस अननोन सब्सटेंस जो हम लोग लेंगे वो अननोन सब्सटेंस हम लोग 15 ग्राम लेंगे और 15 मिलीग्राम लेंगे और इस 15 मिलीग्राम अननोन सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पर 0.5 ml मिथिलीन क्लोराइड के साथ डालेंगे। उसके अंदर हम लोग 3 to 5 ड्रॉप ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे एंड उसके साथ ही साथ इस रिएक्शंस को हम लोग परफॉर्म करेंगे पायोडीन के प्रेजेंस पे और पायोडीन डालने के बाद हम लोग इसको कंटिन्यूसली स्टेरिंग करेंगे। जब हम लोग कंटिन्यूस स्टेरिंग करेंगे तो उस जगह पे उसका कलर जनरेट हो जाएंगे और उस कलर को देखने के साथ ही हम लोग इस जगह पे इसे कंक्लूशंस करेंगे जो इसके अंदर फेनॉल प्रेजेंट है। और मैंने पहले भी बोला यहाँ पर कौन से कलर जनरेट हो सकता है। यहाँ पर कलर में हमारा पर्पल कलर, वायलेट कलर जनरेट होंगे और उस कलर के माध्यम से हम लोग ये कंफर्म कर लेंगे जो हमारे पास फेनॉल प्रेजेंट है और कंपाउंड के अंदर फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना है जब उसको एग्जाम में पूछा जाए जो व्हाट आर द क्वालिटी टेस्ट यू आर गोइंग टू बी परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनॉल, तो उस जगह पे सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर फेनॉल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए से ये जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट मैंने यहाँ पर बोला और समझाया और उसका रिएक्शंस प्रोसीजर मैंने दिखाया और इसे रिएक्शंस के साथ उस सभी स्टूडेंट्स को इसे एक्सप्लेनेशन करना है जब इस क्वेश्चन को उसे पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर। अभी हम लोग देख लेते हैं जो फेनॉल के अंदर हम लोग फेनॉल का क्या क्या यूजेस आते हैं। Approximately 2/3 of the total phenol produced worldwide is used to prepare the reagent and the plastic manufacturing industry. Second point पे हम लोग देख सकते हैं the polymerization reactions of the phenol with the formaldehyde is used commercially for the preparation of the phenolic resin, and this phenol can also be used for the cosmetic industry in manufacturing of the sunscreen and the skin lightening cream and hair coloring solution also. तो ये जब क्वेश्चन भी कभी कभार यूनिवर्सिटी लेवल में और बोर्ड लेवल में पूछा जाते हैं जो फेनॉल का यूजेस क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो फेनॉल का यूजेस क्या हो सकता है। मैं फिर से इसे बोल रहा हूँ, आप फिर से इसे मन से सुन लीजिए। फेनॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फेनॉल का हम लोग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, फेनॉल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द कमर्शियली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फेनोलिक रेसाइन के लिए। एंड थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो फेनॉल इज यूज फॉर द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सनस्क्रीन एंड स्किन लाइटनिंग क्रीम के लिए। तो अभी हम लोग देख लेंगे जो लास्ट पॉइंट है, वो पॉइंट जब पूछा जाता है उस जगह पे ऐसे पूछा जाते हैं जो क्रेसोल की स्ट्रक्चर क्या है और क्रेसोल के अंदर हम लोग उसका क्या क्या यूजेस देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं और जब उसे पूछा जाते हैं उसका प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उस प्रॉपर्टी के साथ उसका स्ट्रक्चर के साथ आपको एग्जाम हॉल में इसे एक्सप्लेनेशन करना है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका यूजेस क्या क्या है। सो द क्रेसोल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is methyl phenol, and they are widely occurring naturally and manufacturing group of the aromatic organic compound which are categorized as an phenol. तो इस जगह पे हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं जो हम लोग यहाँ पर क्रेसोल के अंदर जो नंबर ऑफ टाइप के क्रेसोल्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे हम लोग क्रेसोल किसे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला जो ये जो क्रेसोल है ये क्रेसोल क्या है, ये फिनॉल के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेंगे और जब फिनॉल के अंदर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेंगे और इसीलिए मैंने अभी बोला दिस आर कॉल्ड एज एन मिथाइल फिनॉल और इसीलिए यहाँ पर मैंने बोला दिस आर द मिथाइल फिनॉल। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में भी हो सकता है, मेटा पोजीशन पे भी हो सकता है और पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है और उसका पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इस फेनॉल को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप हमारे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस में है और इसीलिए इस फिनॉल को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। और इसका जो हम लोग यहाँ पर इसका जो नेम, इसका अदर नेम में जाएंगे तो इसका नेम हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये नेम है यहाँ पर 2-मिथाइल फेनॉल। और इस जगह पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देख पा रहे हैं ये कलरलेस कंपाउंड है और इसका डेंसिटी हम लोग देख रहे हैं 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं 29.8 डिग्री सेल्सियस और इसका जो एसिडिसिटी देख रहे हैं वो एसिडिसिटी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 10.29 है। और इसी के साथ ही साथ हम लोग
और भी देख रहे हैं जो आइसोमर है क्रिसोल की। और इस जगह पे हम लोगों ने अभी मैंने बोला जो CH3 ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पे होंगे। इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो CH3 ग्रुप यहाँ पर मेटा पोजीशंस पे है और इसीलिए हम लोग इस फिनॉल को मेटा क्रिसोल बोलते हैं। और इस जगह पे देख रहे हैं इसका दूसरी नाम जो है, इसका दूसरी जिस नाम से इसे बुलाया जाता है, इस 3 नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होने के लिए हम लोग इसे 3 मिथाइल फिनॉल बोलते हैं और इसको मेटा क्रिसोल भी बोला जाते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग चलिए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देख पाएंगे ये थिकर लिक्विड है और इसका डेंसिटी हम लोग देख पा रहे हैं 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसके साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग इस जगह पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और इसका पीके वैल्यू यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो पीके वैल्यू है यहाँ पर 10.09। और लास्ट जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो पैराक्रिसोल की है। और ये पैराक्रिसोल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पैरा नंबर पोजिशन पे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पैरा पोजिशन पे यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इसे पैराक्रिसोल बोल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं इसका दूसरा भी एक नाम है जिसका नाम यहाँ पर 4 नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होने के लिए इसे 4 मिथाइल फिनॉल भी बोला जा रहा है, इसे पैराक्रिसोल भी बोला जा रहा है। और इसका जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देख पा रहे हैं एक ग्रेसी लुकिंग सॉलिड है और इसका जो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी हम लोग देख रहे हैं 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ इसका पीके वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका पीके वैल्यू है 10.26। अभी हम लोग देख लेते हैं जो इसका यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो क्रिसोल का हम लोग जो यूजेस देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जब क्रिसोल इज यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव एंड वुड प्रिजर्वेटिव। Second point, the orthocrisol is used as a solvent, disinfectant and chemical intermediate. Metacrisol is used to produce the certain herbicides as a precursor to insecticides to produce the antioxidant and manufacturing the explosive of 2,4,6 नाइट्रोमेटाक्रिसोल। तो इस जगह पे हम लोग देख लिए जो मेटाक्रिसोल्स की क्या क्या यूजेस हो सकता है। अभी हम लोग देख लेते हैं जो रिसोर्सिनॉल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस जगह पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर 2 अलग अलग पोजीशंस पे जुड़ा हुआ है। और इस जगह पे हम लोग जो इसका आईपीसी नेम देखेंगे तो देख पा रहे हैं इसका आईपीसी नेम बेंजीन के साथ यहाँ पर 1 नंबर और 2 और 3 नंबर पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए हम लोग इसे बेंजीन 1,3 डायोल बोल रहे हैं। इसका केमिकल फार्मूला भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं C6H6O2 है। इसका मॉलिक्यूलर मास 110.1 ग्राम पर मोल है। और इसका नेचर और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें तो ये सॉलिड है और ये एक्सप्लोजर टू द एयर एंड लाइट एंड आयरन के साथ होते हैं। और इसके साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं 110 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर जो बोला गया है ये सभी के सभी इसका प्रॉपर्टीज है और जब एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज उसे लिखना है स्टूडेंट्स को और इसके साथ ही साथ उसके यूजेस को भी इसको एक्सप्लेनेशन करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्रिसोल्स का इसका यूजेस क्या क्या हो सकता है। So it is an antiseptic, disinfectant and it is used to in a 5 to 10% in ointment in the treatment of the chronic skin disease. सेकेंड पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर इन द डोजेज ऑफ 125 to 250 milligram in pills and it's said to the analgesic and hematonic in its action and it's also be used in the 2% solution and particularly whenever we are going to be used that resorcinol in the 2% solution and this 2% solution of resorcinol we are going to be used to treatment of external vaginal itching and irritation। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं जो हम लोग यहाँ पर क्या क्या यूजेस देख चुके हैं यहाँ पर रिसोर्सिनॉल के अंदर। तो यहाँ पर जो भी हमें पूछा जाए जो रिसोर्सिनॉल का क्या क्या यूजेस हो सकता है तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो रिसोर्सिनॉल के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये एडवाइस है जब भी आपको ये पूछा जाए रिसोर्सिनॉल के यूजेस क्या है, रिसोर्सिनॉल को मेनली हम लोग 2 भागा में या 2 जगह पे यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम लोग उसको मेडिसिनली यूज़ कर सकते हैं और दूसरा उसका क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसका मेडिसिनली यूज़ क्या क्या है वो मैंने बोला और दूसरा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं वो पॉइंट यहाँ पर केमिकल यूज़ है और केमिकल यूज़ में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इसे कैसा क्या क्या जगह पे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इट इज़ यूज in the productions of the diazo dyes and it is also be used in UV absorber in the resin and it can be also be used for determinations of the ketose and it can be also react with the formaldehyde to form as an
thermostat resin which can be formed as a basis of the basis of an एरोजेल। सो इस जगह पे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर चुके हैं जब रेसोर्सिनॉल की क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद रखना है, जब भी आपको पूछा जाए रेसोर्सिनॉल के क्या क्या यूजेस हैं तो आप रेसोर्सिनॉल की यूजेस दो तरीके से दिखा दीजिए। एक रेसोर्सिनॉल की यूज़ हम लोग कर सकते हैं बाय थ्रू द मेडिकल यूज़, एंड दूसरा चीज़ हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं बाय थ्रू द केमिकल यूज़। अभी हम लोग देख लेंगे जो हम लोग नेप्थल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके साथ ही साथ उसका यूजेस क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग दो नेप्थल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। यहाँ पर नेप्थल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 नंबर पोजीशंस पे है, इसीलिए हम लोग इसे 1 नेप्थल बोल रहे हैं, और यहाँ पर 2 नंबर पोजीशंस पे है, इसीलिए हम लोग इसको 2 नेप्थल बोल रहे हैं। और इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो नेप्थल के अंदर इसका आईपीसी नेम यहाँ पर इसे 1 नंबर पोजीशंस पे है, इसीलिए इसे नेप्थलीन 1 ऑल बोल रहे हैं और इसे नेप्थलीन 2 ऑल बोल रहे हैं। इसका जो हम लोग केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं नेप्थल 1 ऑल की C10H8O है और यहाँ पर C10H8O है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट देख पा रहे हैं 95 से लेके 96 डिग्री सेल्सियस, और 2 नेप्थल के अंदर हम लोग देख रहे हैं 121 से लेके 123 डिग्री सेल्सियस। और इस जगह पे लास्ट पे हम लोग देख लेते हैं जो नेप्थल के अंदर हम लोग उसका यूजेस क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग नेप्थल के अंदर देख पा रहे हैं जो नेप्थल को हम लोग क्या कर यूज कर किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सो नेप्थल इज यूज एज एन बायोमेकर। एंड सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देख पा रहे हैं जो नेप्थल इज एन प्रोक्यूसर फॉर वैराइटीज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। दैट मीन्स इसे हम लोग सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं जो नेप्थल को हम लोग इंसेक्टिसाइड्स के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और नेप्थल को हम लोग मॉलिस टेस्ट में भी यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं मॉलिस टेस्ट वो टेस्ट है जिसे हम लोग कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला जो ये नेप्थल का यूजेस है, सो मैं इसे फिर से बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स को याद रखना है। जो पहला चीज़ द नेप्थल को हम लोग यहाँ पर 1 नेप्थल और 2 नेप्थल हो, क्योंकि नेप्थल के 2 आइसोमर आते हैं और इसे हम लोग बायोमेकर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे मैंने बोला इसे हम लोग इंसेक्टिसाइड्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट पे मैंने बोला हम लोग इसे मॉलिस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और हम लोग जानते हैं मॉलिस टेस्ट किसके लिए होते हैं। मॉलिस टेस्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। तो ये सभी पॉइंट मैंने आज डिस्कस कर लिए। तो फिनॉल की ये चैप्टर यहाँ पर आखिरी ख़त्म हो जाते हैं, और नेक्स्ट डे पे हम लोग अपकमिंग जो अल्कोहल की जो चैप्टर है उस चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्लोज करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स एंड सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मेरे तरफ से बहुत ही ज़्यादा थैंक्स सभी व्यूअर्स के लिए है और सभी ऑब्जर्वर के लिए है। और सभी को मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ जो आपका डिजिटल क्लास एन्जॉयमेंट के टाइम पे और आप मेरा वीडियो को और ऑब्जर्व करने के टाइम पे आपका मन में कोई भी टाइप की डाउट एंड क्वेरी जनरेट हो तो आप मुझे मेरा चैनल की कमेंट बॉक्स में आप आपका क्वेश्चन को पूछ सकते हो। आप आपका क्वेश्चन एंड डाउट को मुझे मेल भी कर सकते हो, और मैं आपका क्वेश्चन एंड डाउट को जब सॉल्व कर पाऊंगा, आपका डाउट को क्लियर कर पाऊंगा, तो मैं खुद को हैप्पी भी फील करूंगा। So again thank you to each and every students and each and every viewer and each and every observer to observe my video, to follow my video and to subscribe my video. Thank you again. Thank you.